Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. I'm your chemistry instructor Shahbaz Ali. Chemistry grade 11 unit number 6 energetics. लास्ट नॉलेज है उसका नॉलेज 6.5 और एक ही लेक्चर में ये खत्म होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसका क्या है जी, इस नॉलेज के अंडर हेडिंग्स क्या हैं। थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर लगाया हुआ है क्योंकि हमने इसको रिकॉल भी करना है। तो जो हमारा नॉलेज 6.5 है उसमें हमने हीट, टेम्परेचर, एनर्जी कंजर्वेशन इन केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स को सीखना है। ये कोई सीरियस टर्म्स नहीं है, आसान सी बातें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर and kinetic energy of a particle. State that total energy is conserved in a chemical reaction. आसान तरीन ऐसे लो इस चैप्टर के फ्रेंड्स। हीट क्या है? हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक शक्ल होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है बिटवीन systems और objects due to temperature difference। मसलन एक सिस्टम है उसको हम S1 का नाम देते हैं, एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम S2 का नाम देते हैं। अब सिस्टम 1 के रेफरेंस में सिस्टम 2 सराउंडिंग है और सिस्टम 2 के रेफरेंस में सिस्टम 1 सराउंडिंग है। सिस्टम होता है और उसके बाहर सराउंडिंग होती है। मैं कहता हूं जी सिस्टम 1 का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है और सिस्टम 2 का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री है। ऑब्वियसली 50 डिग्री वाले के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, 50 डिग्री वाले के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। 50 डिग्री वाले का टेम्परेचर हाई होने की वजह से एनर्जी हाई लेवल से मूव करेगी लो लेवल तक, यानी हाई लेवल से मूव करेगी लो लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मूव। तो एनर्जी ट्रांसफर तो होगी किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रखिए एक सिस्टम से एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। उसके दो ही तरीके होते हैं, या हीट की शक्ल में या वर्क की शक्ल में, जिसे हम वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, मसलन ये आग लगी है इस कमरे में। ये जो आग लगी है ये एक सिस्टम के अंदर आग लगी है जिसका नाम है S1 सिस्टम। कमरा, बाकी जो पूरा कमरा है वो एक S2 सिस्टम है। ऑब्वियसली सिस्टम 1 के अंदर एनर्जी ज्यादा है सिस्टम 2 के मुकाबले में, तो इस एनर्जी के फर्क की वजह से टेम्परेचर का फर्क भी होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अब इस टेम्परेचर के फर्क की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2 इन द फॉर्म ऑफ हीट। आई थिंक सो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपको ऑलरेडी ये चीज क्लियर थी पहले से ही। कब तक ये कब तक ट्रांसफर होगा? इट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन अनटिल, तब तक जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यानी कि दोनों सिस्टम की एनर्जी बराबर ना हो जाए, उनमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ओके, ये तो आपको ऐसा लो क्लियर हो गया। अब है जी रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स। बच्चों वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है, उसको मैंने लो टेम्परेचर पे ऑपरेट किया है, तो ये उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। और मॉलिक्यूल की मूवमेंट पे आप ये शेडेड एरिया देख रहे हो, ये छोटा छोटा शेडेड एरिया, यानी ये जो शेडेड एरिया इनके पीछे जिनकी स्पीड को बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर करूंगा तो आप यहां पे देखें कि इनका ये जो शेडेड एरिया है पार्टिकल्स का वो बढ़ गया है। ये शो कर रहा है कि इनकी स्पीड बढ़ गई है। अगेन बच्चों वाली बात है, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के अंदर कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट। ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ अ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सिस्टम की या किसी भी सब्सटेंस की कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसी से तुम्हें उसका क्या पता चलेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी पता चल जाती है, काइनेटिक एनर्जी से क्या पता चल जाता है? टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लो तो टेम्परेचर पता चल गया, या टेम्परेचर पता है तो
इन शॉर्ट आप उसको उसी फॉर्म में कह सकते हो कि सिस्टम के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी रेफर टू द एनर्जी दैट पार्टिकल पोजेस ड्यू टू देयर मोशन। एज टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज कॉजिंग देम टू मूव मोर विगरसली, यानी पार्टिकल पहले से भी ज्यादा तेज मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऑलरेडी पहले से पता था आपको ये। अच्छा, क्यों जरूरी है जी इसको? अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स व्हाई रिएक्शन हैपन फास्टर एट हाई टेम्परेचर। क्यों रिएक्शन तेज होते हैं हाई टेम्परेचर पे? क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज होती है, ज्यादा कोलाइड करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं विद ग्रेटर एनर्जी। ज्यादा एनर्जी के साथ पार्टिकल कोलाइड करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस। ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी सिस्टम का, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब सीधा सीधा उसके अंदर मूवमेंट बढ़ेगी, और मूवमेंट बढ़ने का मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी या रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ने का मतलब, ये सब कुछ बढ़ने का मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। और एंट्रोपी डायरेक्टली आपको पता है, कल आपने देखा भी था, गिब्स फ्री एनर्जी के न्यूमेरिकल भी किए थे। टेम्परेचर के चेंज होने से एंट्रोपी चेंज होती है, और जो डायरेक्टली रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने में डिसीजन मेकिंग का काम करती है। कल आपने देखा था ना, टेम्परेचर के चेंज होने से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेंज हो गई थी। तो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है, जो कि बेसिकली थ्रू एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी को चेंज करता है। आगे वही बता रहा है, which is turns influence the spontaneity of a reaction as described by Gibbs free energy। लास्ट में है conversion of energy in a chemical reaction। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से अपने बात को समझना है। ये आपके पास दो केसेस हैं। हमारे पास ये रिएक्शन वाला कंटेनर है जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास सिस्टम है हॉटर देन सराउंडिंग। जो सिस्टम है पानी या जो भी केमिकल यहां पड़े हैं, सिस्टम गर्म है सराउंडिंग के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर कम है, तो ऑब्वियसली हीट फ्लो करेगी बाहर। हीट फ्लो करेगी बाहर, कहां फ्लो करेगी? सराउंडिंग में। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स। यूनिवर्स किसको कहते हैं? यूनिवर्स के अंदर होता है सराउंडिंग प्लस सिस्टम। सिस्टम उस पार्ट को कहते हैं जो आप स्टडी कर रहे हैं। अदर देन स्टडी जो पार्ट है वो सारे का सारा क्या है? सराउंडिंग। इस केस में ये जो मेरे पास फ्लास्क है, ये फ्लास्क के अंदर जो केमिकल पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए सिस्टम है। उसके अलावा कंटेनर की दीवारें, हवा, ऊपर सारा एरिया, ये सारा मेरे लिए सराउंडिंग है। सराउंडिंग और सिस्टम को मिला दें तो ये सराउंड पूरा एक यूनिवर्स बन जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या है कि यूनिवर्स के अंदर एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। मसलन सराउंडिंग की एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको रफली बता देता हूं समझाने के लिए, अगर 1000 किलो जाउल है, जो कि इतनी होती नहीं, बहुत ज्यादा होती है, मैं समझा रहा हूं, और सिस्टम की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 100, तो ये टोटल होगा 1100। ठीक है, 1000 और 100 सिस्टम की 1100 टोटल यूनिवर्स की एनर्जी है। अब फॉर एग्जांपल सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की सराउंडिंग में 50, तो ये 1050 हो जाएगा और वो 50 हो जाएगा, लेकिन टोटल तो अभी भी 1100 ही रहेगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब एक रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के नतीजे में सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी या तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, या जरूरत पड़ने पे सराउंडिंग से कहां पर आती है? सिस्टम में भी आ सकती है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब ये एनर्जी का एक जगह से सिस्टम से सराउंडिंग में आना, सराउंडिंग से सिस्टम में आना, ये जो एनर्जी की कन्वर्जन है, ये
किन दो रस्तों के थ्रू होती है, या तो हीट की शक्ल में या वर्क की शक्ल में। यही पढ़ा है ना आपने फिजिक्स में। यानी मेरी बॉडी का जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज करेगा बाय अडॉप्टिंग टू वेज, आइदर हीट एक्सचेंज करेगा या वर्क डन करेगा। लेकिन टोटल यूनिवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व, क्योंकि यूनिवर्स में कौन आते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जांपल मैंने आपको दी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम बाय अडॉप्टिंग टू वेज, वन इज हीट एंड अदर वन इज वर्क। याद रखिएगा, इस असूल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा तो हमारे पूरे हो गए। अब इन तमाम बातों का इतलाक, इन तमाम बातों को हमने जहन में रखना है। मैं भी आपके साथ क्या करने वाला हूं, नॉलेज 6.2, 6.3 और 6.4 में जो जो हमने पढ़ा है एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। तो 6.2 से हम अपना सफर शुरू करते हैं दोबारा। जी फ्रेंड्स, 6.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा, बॉर्न हेसिस लॉ। हेसिस लॉ में भी क्या पढ़ा था कि रूट 1 को यूज करो, रूट 2 को यूज करो, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। रूट 1 से भी आओ, रूट 2 से भी आओ। इसी चीज को आज हमने रीडिस्कस किया। क्या था हेसिस लॉ, ये सारा मैंने एग्जांपल्स के साथ आपके साथ डिस्कस किया था। फिर हेसिस लॉ के कुछ रूल्स थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्दर मैंने आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए थे, किस तरह से हेसिस लॉ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, खास तौर पे उन रिएक्शंस को जो मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, और उन स्टेप्स की एनर्जी फाइंड करने में हेसिस लॉ मदद करता है जो लेबोरेटरी में डिटरमिन नहीं हो सकती उनकी एनर्जी। रिएक्शन के जो मल्टीपल स्टेप्स हैं उनमें से कुछ की एंथैल्पी चेंज हम लेबोरेटरी में मेजर कर लेते हैं टूल्स की मदद से, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं उनका कोई टूल भी उनकी हीट को डिटरमिन नहीं कर सकता, हेसिस लॉ की मदद से हम कर लेते हैं। फिर हमने लैटिक्स एनर्जी पढ़ा था, और ये लैटिक्स एनर्जी एक स्टेप है जब NaCl या कोई आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान लैटिक्स एनर्जी के नाम से एक स्टेप होता है जिसकी डायरेक्ट एंथैल्पी यानी डेल्टा H लैटिक्स फाइंड करना लैब के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। बट हेसिस लॉ जिसको थोड़ा सा ऑल्टर करके हमने बॉर्न हाइब्रिड साइकिल का नाम दिया था, इसके अंदर हमने लैटिक्स एनर्जी को क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। अब लैटिक्स एनर्जी जब फाइंड करने गए तो बीच में देखा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आती है, देखा वो किन किन चीज़ों पे उसका असर होता है, किन किन चीज़ों से वो कंट्रोल होती है। फिर हमने डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट देखा, हाइड्रेशन, लैटिक्स एनर्जी, ये किस तरह से सारा कुछ अपना ये रोल प्ले करती हैं और एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को डिटरमिन करती हैं। इस नॉलेज में आपको ये मैंने सारी बातें बताई थी, और इस दौरान आपने एक ही चीज तो पढ़ी थी, हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब, इतनी हीट रिलीज, इतनी हीट एब्जॉर्ब, ये एक्सो है, ये एंडो है, ये रूट 1 का रिएक्शन है, ये रूट 2 का रिएक्शन है। ये सारी चीजें आप लोगों ने जो इसमें सीखी थी, इसमें डायरेक्टली आज का जो हमने नॉलेज पढ़ा है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट के साथ टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है, ये सारी बातें इस पे अब आपने अप्लाई भी करनी है साथ साथ, ठीक है। फिर हमने हेसिस लॉ, ये सारा हो गया था हेसिस लॉ ना। इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट आपको ले गया था, ये तो हो गया ना 6.3 खोलें। जी ठीक, 6.3 में आपको आपके साथ मैंने डिस्कशन की थी अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसे कंट्रोल होती है, क्या क्या चीजें उसमें बढ़ती हैं, क्या क्या चीजें कम होती हैं। तो ये देखें आपके पास 6.3 के साथ मैंने इसमें डिस्कस किया था अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी का असल में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मतलब बताया था। डिसोल्यूशन जो है इसमें भी एंट्रोपी बढ़ती है, सॉल्ट हल होता है। फिर हमने डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स किए थे एंट्रोपी को फाइंड आउट करने के लिए। और अभी आज वाली ये खोल दें ज़रा, आज थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें तो कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से जो एंट्रोपी है उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी देखा था, और गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करती है। कल इसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आखिर में इस एसएलओ को, इन एसएलओ को डिस्कस करने का मतलब क्या था कि ये वो सारी बातें हैं जो हमने इस कंप्लीट चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हम डिस्कस करते रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स चैप्टर 6 अच्छे तरीके से हमने, बड़े डिटेल से हमने किया है।
जितना हम पॉसिबल SLO को अच्छे तरीके से एक्शन वर्ब के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते थे, हमने अच्छी तरह कर लिया। कल से इंशाल्लाह ताला आप इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें, मेरे साथ क्वेश्चन डिस्कस करें, जो आपसे सॉल्व नहीं होता, जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, वो मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह कल से हम फिर आगे अपना चैप्टर 7 शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगा चैप्टर 6 के सवाल में तो वो मेरे साथ आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।